हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान सभा क्या होती है। मैंने उद्धरण सहित आप सभी को बताने का प्रयास किया था। ठीक आज हम उसी चैप्टर के बचे हुए शेष भाग पर चर्चा करेंगे कि संविधान सभा में क्या क्या तिथियां ऐसी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि मुस्लिम लीग ने क्यों हिस्सा नहीं लिया संविधान सभा के गठन में, संविधान के निर्माण में, और ये भी जानेंगे कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्तावना पढ़ करके संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था उसके क्या मायने हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर हमने नोट में लिख रखा है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या कितनी थी, स्पेस, और साथ ही उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में। इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर है, फेसबुक पेज पर मुझे मंजीत कुमार के नाम से फॉलो करिएगा। तो आइए बिना देर करते हुए अपनी आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है संविधान सभा का गठन, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार। तो हमने ये जाना पिछले वीडियो में कि जब देश में चुनाव हुए, चुनाव के दौरान बहुत सारे राजनीतिक दलों ने चुनाव में हिस्सा लिया, और जब परिणाम निकल करके आए तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हुए थे, सबसे ज्यादा सीटें उस पार्टी को आई थी। 202 सीटें कांग्रेस की आई थी, और दूसरे नंबर की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसको 73 सीटें मिली थी, यानी कि 73। यानी कि मुस्लिम लीग ने जिस प्रकार से अपेक्षा की थी कि इस चुनाव में हमको बड़ी सफलता मिलेगी, उस सफलता पर मुस्लिम लीग पार्टी खरा नहीं उतर पाई। इस वजह से मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा में हिस्सा लेने से उसका बहिष्कार किया, और पाकिस्तान की मांग पर पुनः एक बार पड़ गए कि हमें अलग से सांप्रदायिकता के आधार पर एक अलग से निर्वाचन राष्ट्र चाहिए। खैर, उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे उन्होंने मुस्लिम लीग की बातों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा के गठन की मंशा जाहिर की, और इस प्रकार से मुस्लिम लीग ने भले ही संविधान सभा का बहिष्कार किया हो, लेकिन फिर भी संविधान सभा का, संविधान निर्माण करने वाली सभा का कार्य प्रारंभ होता है। तो उसकी पहली तिथि क्या होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाती है, दिल्ली में आयोजित की जाती है। बहुत बार कंपटीशन में पूछे जाने वाला प्रश्न है। काउंसिल चैम्बर भवन के पुस्तकालय में आयोजित होती है। कहाँ, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में आयोजित होती है संविधान सभा की पहली बैठक। नंबर 1 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब किसी भी सभा को सही तरीके से संचालित करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें क्या करनी होती है, एक अध्यक्ष का चुनाव करना होता है, एक अध्यक्ष उसमें से चुनना होता है। तो जरूरत पड़ी कि संविधान सभा की जो बैठक होगी उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे। तो एक बड़े बुजुर्ग जो नेता थे, वो वृद्ध कह सकते हैं, जो संविधान सभा में जिनकी उम्र सबसे ज्यादा थी, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरे 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर को 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी, मतलब पूरी तरह से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और यह अध्यक्ष अंत तक बने रहे जब तक कि पूरी तरह से संविधान निर्माण का कार्य संपन्न नहीं हुआ। अब अगली महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर ये होती है 11 दिसंबर, पहली तो थी 9 दिसंबर। नेक्स्ट की हम बात करें तो 13 दिसंबर को, यानी कि 2 दिन के बाद 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की, यानी कि जो संविधान सभा है इसके क्या उद्देश्य, इतने सारे लोग 389 लोग हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होगा। तो उन्होंने
उपदेश प्रस्ताव को पढ़ करके संविधान सभा के सामने सुनाया। खैर प्रस्तुत किया 13 दिसंबर को। उपदेश प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उस पर विचार विमर्श हुआ, जितने भी मेंबर थे मंथन किए। अब मंथन करने के बाद पुनः 23 जनवरी 1947 यानी कि नेक्स्ट ईयर आ जाता है, अगला वर्ष आ जाता है, 23 जनवरी 1947 को उपदेश प्रस्तावना को पूरी तरह से संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर लिख करके समझाने में। खैर, अब उपदेश प्रस्ताव क्या था, हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला जो उपदेश प्रस्ताव था बहुत ही शानदार है। सारे उपदेश प्रस्ताव भारत क्या होगा, पूर्णतः यानी कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। उपदेश प्रस्तावना में लिखा गया था कि भारत जो होगा पूरी तरह से स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इस भारत की भूमि पर पूरी तरह से उसकी जो संप्रभुता होगी वो किसकी होगी, भारत की होगी। और भारत क्या होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसके द्वारा जिसका निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा यानी कि संविधान सभा जैसी संस्था के द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा, भारत के संविधान के द्वारा। अगला क्या था, अगला कह रहा है कि वे क्षेत्र ब्रिटिश भारत कहलाएंगे, यानी कि वो जो क्षेत्र है ब्रिटिश भारत कहलाएंगे। वो क्षेत्र भारत रियासतों के अंतर्गत आते हैं जो ब्रिटिश भारत व रियासतों के बाहर के क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी कि जो भारत के सभी राज्य हैं जो ब्रिटिश सरकार की जिनकी हुकूमत थी, वो सभी लोग भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वो सभी मिल करके वो क्या कहलाएंगे, भारत के संघ कहलाएंगे। यानी कि जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा हथियाए गए जो भारत के राज्य थे, उन सभी को मिला करके वो क्या कहलाएंगे, भारत का एक संघ कहलाएंगे। जिस प्रकार से भारत में आज जितने भी 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी को मिला करके भारत क्या है, भारत के राज्यों का संघ है। भारत संपूर्ण एक देश है। भारतीय संघ और यानी कि भारत के साथ जो भी मिलने वाले राज्य हैं और उसके अंतर्गत विधिक राज्यों में संपूर्ण संप्रभुता मूल स्रोत किसमें निवास करेगी, जनता में निवास करेगी। यानी कि जो सारी संप्रभुता है, चाहे भारत संघ की हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, यानी कि राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्र स्तर पर हो, जो सारी संप्रभुता है वो किसमें निवास करेगी, जनता में निवास करेगी। सॉरी, यहां पर पान है संप्रभुता। आगे देखेंगे, नंबर 4 कह रहा उपदेश प्रस्तावना क्या, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अल्पसंख्यक जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उन सभी जातियों की हितों की रक्षा की जाएगी। ये सारी चीज कहां पर प्रस्तुत की जा रही है, उपदेश प्रस्तावना में संविधान सभा में प्रस्तुत की जा रही है। अगला कह रहा है कि विधि के अनुसार यानी कि कानून के अनुसार सार्वजनिक नैतिकता के अधीन सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, भाषा, अभिव्यक्ति की विश्वास समुदाय निर्माण करने का कार्य स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये 5वां था। अगला कह रहा है भारतीय क्षेत्र की अखंडता, यानी कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत का जहां जहां तक सीमा भारत देश की लगती है, उसकी अखंडता, उसकी भारत की भूमि और उसके जल स्तर पर संप्रभुता की रक्षा, न्याय और सभ्य राष्ट्रों की
विधियों के अनुसार की जाए, यानी कि पूरे भारत की भूमि की रक्षा जो है वह जैसे एक सभ्य राष्ट्र होता है कानून के अनुसार जिनकी रक्षा करता है, उसी के अनुसार पूरे भारत के अखंड क्षेत्र की रक्षा की जाएगी। खैर आगे कह रहा है यह प्राचीन देश विश्व का, यानी कि ये पुरातन भारत, ये पूरे विश्व का जो भारत है, पूरी दुनिया का जो सबसे पुराना देश, अपना अधिकार वह सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त करेगा। यानी कि यह प्राचीन देश भारत पूरी दुनिया में सम्मान पूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करेगा, विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण के लिए अपना स्वैच्छिक योग देता रहेगा। यानी कि यह भारत पूरी दुनिया के साथ, पूरे विश्व के साथ सम्मान पूर्वक अपना अधिकार स्थान प्राप्त करेगा और विश्व शांति तथा मानव कल्याण में पूरी स्वेच्छा के साथ अपना योग या सहयोग देता रहेगा। ये तो था उद्देश्य प्रस्तावना, जो मैंने बहुत ही संक्षेप में लिख करके समझाने का प्रयास किया है। और ये लास्ट में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक और लिख रखा है, कह रहा है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पर मित्र हो जाएगी 33 यानी कि 33, और महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो महिला सदस्यों की संख्या थी 15। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी 33 और महिला सदस्यों की संख्या